पता क्या है हरीफ सर, जी। चीड़ अगर मूड चिड़चिड़ा हो जाए। हाँ वो तो है ही। नहीं वो मैंने कल कह दिया था जय जी को आएंगे वो। मैंने भाई देखो ये इसके अंदर ये है, ये बच्चे हम कर रहे हैं। 8 तारीख है ना आज? 8। हाँ शायद 8 ही होता है। अच्छा 8 है ना? 8 ही है, 8 ही है। 8 1 25 है बेटा। लेसन है आपका हाइड्रोकार्बन। HYDRO हाइड्रोकार्बन बेटा। हाँ हाइड्रोकार्बन। हाँ हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, is an organic compound which made up only carbon and हाइड्रोजन। देखिए महिमा क्या होता है? हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेड अप ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो किससे मिलकर बनता है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है ना। हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेड अप ओनली कार। और मैं असल में कई दिन हो गए डिस्टर्ब का चला, आज भेजूंगा पक्का तेरे पास ये सब। आज अभी कॉलेज में जब जाऊंगा तभी साथ साथ में फोन। हाँ खाली नहीं है आज। आज भेज दूंगा पक्का, ठीक है बेटा। तो यहाँ आपको हाइड्रोकार्बन लिखना है बेटा। हाइड्रोकार्बन एक इधर लिखेंगे, यानी आपका एसाइक्लिक होगा या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन लिखते हैं नीतीश। ओपन चेन। और ये आपका साइक्लिक। साइक्लिक ओपन चेन में एक आपका सैचुरेटेड है बेटा, दूसरा आपका अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इधर आपका अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक में आपका एलिसाइक्लिक है एक तो। एलिफेटिक साइक्लिक को एलिसाइक्लिक लिखा जाता है बेटा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड करना आपको, तो हाइड्रोकार्बन आपके टू टाइप्स के हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन टू टाइप्स का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक के दो केस है, एक आपका एलिसाइक्लिक है तो दूसरा आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। साइक्लिक के दो केस हैं, एक आपका एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड को, एली जो वर्ड है ये एलिफेटिक से लिया गया है, और एलिसाइक्लिक आपका एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इधर आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जीओसी में मैंने बताया था आप लोगों से एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो पढ़ाया था मैंने वहां पे। महिमा बता रखा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जीओसी वाले में बताया था। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था। यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ये है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, ईच रिंग एटम शुड हैव द sp2 हाइब्रिडाइजेशंस, कंपाउंड सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशंस एंड फॉलो द हकल रूल। ये चार कंडीशंस को जो भी सेटिस्फाइड करेगा उसे क्या कहेंगे आप? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा, ये तो सिंपल सी बात है इतनी तो। नीतीश अगला पॉइंट है बेटा आपका, ये तो आपका जनरल सा पॉइंट हुआ, आपका जनरल सा हुआ है तो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ। देखिए हाइड्रोकार्बन्स को तीन क्लास में हमें पढ़ना बेटा। पहले पढ़ना है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक में पढ़ना एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। हमें पढ़ना है
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या पढ़ना, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन एंड टोलुइन वगैरह वो पढ़ेंगे सर। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं एल्केन। एल्कीन आप पढ़ रहे हैं पहले एल्कीन। जनरल फॉर्मूला क्या होता है गुंजन एल्कीन का? जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आपका CnH2n+2। प्रिपरेशन, ये आपका नेमिंग तो आप लोगों को नोमेनक्लेचर तो करा चुके हैं, पहले करा दी थी सारी एक बार, है ना? तो प्रिपरेशंस की बात है इसके। प्रिपरेशन, प्रिपरेशंस में आपका पहला जो प्रिपरेशंस है, नंबर फर्स्ट आपका फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। किससे पहला प्रिपरेशन आपका? एल्कीन एंड एल्काइन से। अगर आपका एल्कीन है, यहाँ पे ऐसे पहले लिखा करते हैं एल्कीन। एल्कीन को ट्रीट करते हैं आप H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, आपका है मेटल की प्रेजेंस में है, तो आपका बनेगा क्या? एल्कीन बनेगा। यहाँ आपका एल्काइन है बेटा, एल्काइन में 2 मोल ऑफ H2 लिए, मेटल लिखिए यहाँ पर, फिर आपका एल्केन बनता है। रिएक्शन तो आपको कैसे करनी है देखिए। अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस H2 के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल आपने ली, तो यहाँ बना आपका CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH3। अगर यहाँ पर आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस आपका 2H2, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, निकल या PD मेटल्स आपकी है, तो यहाँ आपका बना CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH3 बेटा। तो अगर आप एथेन की रिएक्शन H2 के साथ करते हैं तो आपका एथेन बनता है। इथाइन की रिएक्शन 2 मोल ऑफ H2 के साथ करते हैं तो भी आपका क्या बनता है? तो भी आपका एल्केन बनता है, यानी इथेन बनता है। तो प्रिपरेशन से जो है फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन है, प्रिपरेशंस प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन आपका हो गया। अगर आप इधर देखते हैं, अगर आप एल्कीन की रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शंस कर रहे हो आप, किसके साथ? BH3 के साथ कर रहे हैं। BH3 किससे लिया आपने? मॉर्निंग बेटा। BH3 आपने किससे लिया है? BH3 लिया आपने B2H6 से, डाइबोरेन। तो यानी आपको B लिखा है, यहाँ रिएक्शंस लिखे आपने CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, ट्राई प्रोपाइल बोरेन बनता है। ट्राई प्रोपाइल बोरेन को अगर ट्रीट करते हैं आप एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ आपका बनेगा CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बनेगा बेटा, प्लस CH3 COO होल थ्राइस और आपका B, यानी आपका बोरॉन एसिटेट आपका बन जाता है 3 मोल इसके लेंगे। देखो बेटा ध्यान से फटाफट देखो, जो आप अभी आए हो, मैंने शुरू किया बेटा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन शुरू किया बेटा। हाइड्रोकार्बन में भी मैंने अभी इंट्रोडक्शन बताया कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। मैंने अभी अभी इनसे बताया कि हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। और हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ओनली फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन नॉन एज द एरोमेटिक नॉन एज द हाइड्रोकार्बन। ये बात मैंने अभी बताई है इन लोगों से। पहला मॉर्निंग बेटा, पहला प्रिपरेशंस मैंने, आओ बेटा फटाफट आगे आओ, आ जा बेटा। वंशिका थोड़ा 50 पे है, वन पे बैठो बेटा फटाफट। वंशिका देखो फटाफट मैंने क्या करा, मैंने अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन बताया है और प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कर रहा हूँ। प्रिपरेशन आपका फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन लिखा है। अगर एल्कीन को आप H2 के साथ ट्रीट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ मेटल करते तो एल्केन बनता है। अगर एल्काइंस को आप H2 के साथ ट्रीट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ मेटल तो भी आपका एल्केन बनता है। एथीन को अगर ट्रीट करते हैं H2 के साथ तो इथेन बनता है। इथाइन को ट्रीट करते हैं तो H2 के साथ तो आपका इथेन बनता है। एक अलग से मैंने क्या कहा, ये तो जनरल सी बात है, तो रिडक्शंस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन है, बाय द रिडक्शंस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन आपका है। ये तो आपका जनरल पॉइंट। फिर मैंने क्या कहा, अगर आप
यानी हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं। ये मैंने लिखा है, देखो ध्यान से, यहाँ मैंने लिखा है कि मैंने लिखा है अगर मैं एल्कीन को ट्रीट कर रहा हूँ किसके साथ, ये प्रोपीन है, प्रोपीन का पहले मैं हाइड्रोबोरेशन करता हूँ, 3 मोल ऑफ प्रोपीन लिए, और B2H6 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, BH3 लिख रहा हूँ, यहाँ पर BH3 लिखा हूँ जैसे ऊपर मैंने अभी भी बताया है। तो यहाँ पर आपका CH3 CH2 आपका, फिर CH2 होल थ्राइस है, B आपका ये बना, और इसको ट्रीट कर दें किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, 3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड के साथ इसको ट्रीट किया है। ट्रीट करने पर आपका बनेगा क्या, CH3 CH2 CH3 आपका प्रोपेन बना, प्लस आपका CH3 COO होल थ्राइस B आपका, है ना, बोरॉन एसीटेट आपका साथ के साथ बनता है, और इधर बनता है आपका प्रोपेन। तो पहले मैंने रिएक्शंस की प्रोपीन की किसके साथ, B2H6 के साथ, ये आपका प्रोपीन है, प्रोपीन को ट्रीट कर रहे हैं पहले इसके साथ। अगर यानी ये तो हुआ फ्रॉम एल्कीन एंड एल्कीन। देखिए अगर मैं कहता हूँ फ्रॉम एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कर, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, देखो फटाफट देखो, सेकंड प्रिपरेशन है, सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, मॉर्निंग बेटा, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ में ट्रीट कर रहे हो, पहले ट्रीट कर रहे हो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ आपका एल्केन बना, प्लस आपका HX निकल गया है, ये रिएक्शन आपकी SN2 रिएक्शन है। और फिर अगर आप NaBH4 के साथ ट्रीट कर रहे हो, NaBH4 के साथ ट्रीट करते हैं, तो भी आपका एल्केन बनेगा, HX आपका निकलता है। अगर आप एल्केन को ट्रीट कर यानी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो SN2 रिएक्शंस है। अगर एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं NaBH4 के साथ, तो SN1 रिएक्शंस है। तो ऐसा क्यों है, देखो ध्यान से, यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे पास CH3 CH2Cl है, और इसका मैं रिडक्शंस कर रहा हूँ, यानी मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ सीधा सीधा किसके साथ में ट्रीट कर रहा हूँ, इसको ट्रीट कर रहा हूँ LiAlH4 के साथ, LiAlH4 के साथ ट्रीट करता हूँ, तो आपका बनेगा क्या, आपका इथेन बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ इथेन फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, और यहाँ पर आपका क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है। मॉर्निंग बेटा, तो यहाँ पर वंशिका देखिए इस बात को ध्यान से देखिए, मैंने लिखा क्या कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आपका हेलो एल्केन को रिड्यूस कर रहा, किस में, एल्केन में कर रहा है, और NaBH4 भी एल्काइल हैलाइड को किस में रिड्यूस कर रहा, हाँ एल्केन में रिड्यूस कर रहा है। लेकिन एक जगह मैंने कहा SN2 रिएक्शन, एक जगह मैंने कहा SN1 रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ कि एक जगह आपकी SN2 रिएक्शन है तो दूसरी जगह आपकी SN1 रिएक्शन है, कभी सोचते हो इस बारे में कि ऐसा क्या हो गया कि आपका स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट तो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, वीकर आपका NaBH4 होता है, तो एक जगह आपकी SN2 रिएक्शन है तो दूसरी जगह आपकी कौन सी है, SN1 रिएक्शन है। कैसे सोचते समझते हैं, देखो फटाफट कैसे करते हैं इस बात को, अली जी इधर देखते रहे फटाफट, अली जी ध्यान यहीं पर रख बिल्कुल, क्योंकि अब जो आप लोग बातें करते हो ना, तो मेरा तो क्लास रिकॉर्डिंग हो रही, लेकिन आप लोगों को भी ये लगा हुआ आपकी तरफ भी, इसमें यहाँ सारा दिख रहा है, तुम क्या कर रहे हो जो भी तुम बोल, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ये मेरे लिए है तो ये आप लोगों के लिए है। तो ध्यान रखें इस बात को, अब लोग आप अगर बहुत बात कर रहे हो तो पूरी क्लास में आपकी भी अब जा रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे अगर तुम बहुत बात करेंगे तो। देख भाई वंशिका कैसे मैंने समझा क्या, LiAlH4 को लिख रहा हूं मैं, LiAlH4 आयनाइज किया इसका, Li प्लस बना, प्लस AlH4 आपका माइनस बना, AlH4 आपका माइनस बना, आपका बन गया। तो AlH4 जब आपको लिखते हैं तो Al के साथ ये आपका H है, ये आपका H है, ये आपका H है, ये आपका H है। नेगेटिव चार्ज किसके पास है, मेटल के पास। क्या मेटल के पास नेगेटिव चार्ज रह सकता है, क्योंकि जो बाहर नेगेटिव चार्ज है किसके पास होता है, सेंट्रल एटम के पास होता है। तो ये सेंट्रल एटम का होता है, जैसे NH4 प्लस आप लिखते हो तो NH4 प्लस में पॉजिटिव चार्ज N के पास का है वो, तो ऐसे ही यहाँ पर किसके पास है,
तो ये मेटल की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, मेटल पर नेगेटिव चार्ज आना। तो जैसे ही मेटल पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आता है तुरंत आपका क्या निकलता है, H माइनस आयन निकलता है, हाइड्राइड आयन निकलता है, AlH3 हो गया, प्लस आपका H माइनस आयन। अगर ये स्ट्रांगली निकलता है तो इसे कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रांग, क्या कह रहे हो इसे, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। इसे क्या कह रहे हो आप, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करता है, फेवर SN2 रिएक्शन। हर किसी स्टूडेंट को पता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शंस में, यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल फेवर द SN2 रिएक्शन। तो उस महिमा समझ ले कि हाँ, अगर आप CH3 CH2 Cl को ट्रीट कर रहे हो, किसके साथ में ट्रीट कर रहे हो, LiAlH4 के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो आपकी रिएक्शंस बन क्या रही है उसको ध्यान से देखते हैं आप। यहाँ पर आप LiCl निकलता है तो आपका बना CH3 सिंगल बॉन्ड, आपका CH3 प्लस आपका LiCl प्लस आपका AlH3 LiCl आपका, क्योंकि जो यहाँ पर आपका Li प्लस है तो ये Cl माइनस निकलता है, तो LiCl तो इसके साथ चला गया, AlH3 बना आपका, और एक आपका H इसके पास बना। आओ बेटा, तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये आपकी हुई, कैसे हुई पता चला ना, SN2 रिएक्शन आपका किस टाइप का हुई, कैसे हुई पता चली, इस बात का पता चल गया ना आपको। वंशिका यही देखते रहे बेटा इधर ही, यस सर। यही देखते रहे, पता चला ना। यस। और फिर जब दूसरी बात कह रहा हूँ, दूसरी बात क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे CH3 CH2 जबकि ये तो आपका SN1 रिएक्शन नहीं देगा, बट अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर NaBH4 लिखता हूँ, तो ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आपका NaCl प्लस आपका BH3, ये आपका BH3 है, तो ये SN1 रिएक्शन है। तो मुझे दोनों का डिफरेंस बताओ कि सर आप ऊपर वाली को SN2 क्यों लिख रहे हो, नीचे वाली को SN1 क्यों लिख रहे हो। समझना यहीं पे ही है, यहीं से समझना है। कैसे समझना है, देखो ध्यान से, ये बातें ऐसी ऐसी सारी बातें समझा करो कि हाँ, एक अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूँ तो आपका क्या, बोरॉन मेटल होती है, नॉन मेटल या मेटलॉइड क्या होता है, बोरॉन, फटाफट बोलो अपन सी। तो आपके पास, आप कह रहे हैं नॉन मेटेलिक है, तो ये आपके पास NaBH4 आपने लिखा है, आयनाइज किया तो आपके पास Na क्या बना, Na प्लस बना, BH4 आपका नेगेटिव बना, और यहाँ पर आपका B के पास नेगेटिव चार्ज है, बी के पास आपका नेगेटिव चार्ज है। तो जब नॉन मेटल आप कह रहे हो वंशिका, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज उसके पास रह सकता है, तो उतनी फास्टली आपका H माइनस आयंस नहीं निकलेगा जितनी फास्टली AlH4 से निकला था, तो उतना फास्टली नहीं निकलेगा, थोड़ा सा आराम से निकलेगा, आराम से निकलेगा। तो इसे क्या कह रहे हो आप, H नेगेटिव आयंस को यहाँ क्या कहेगी, यहाँ कहेगी आप वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या कहोगे इसे, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्राइड आयन पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर फास्टली H माइनस आयंस रिमूव हो रहा है तो क्या होगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर वो स्लोली रिमूव हो रहा है हाइड्राइड आयन तो क्या कहेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करता है, हर किसी बंदे को पता, फेवर द SN1 रिएक्शन, फेवर द SN1 रिएक्शन। तो एल्काइल, आप एल्केन बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से भी आपका फॉर्मेशन हो सकता है, किसका, एल्काइल हैलाइड से भी आपका फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसका, एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है, किससे, एल्काइल हैलाइड से। क्लियर हुई बात है, आगे चलते हैं। अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शंस लिखता हूँ, आगे लिखते हैं फ्रॉम एल्कोहल, तीसरा प्रिपरेशन किससे, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, तीसरा प्रिपरेशन आपका किससे है, फ्रॉम एल्कोहल। अगर एल्कोहल की रिएक्शंस में HI के साथ करता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस करता हूं, तो क्या बना आपका, एल्कीन बना, प्लस आपका H2O निकला, प्लस आपका I2, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका 2HI। अगर आप एल्कोहल की रिएक्शंस HI के साथ करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस करते हैं, तो आपकी बनेगी क्या, एल्कीन बनती है। क्या बनता है, एल्कीन बनती है।
तो याद रखिए इस बात को, एल्कोहल से भी एल्केन को बनाया जा सकता है। अगर एल्कोहल को ट्रीट करते हैं HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस करते हैं तो आपका बनना क्या है, एल्केन प्लस H2O प्लस आपका I2 I2 आयोडीन 2HI। उसी से देख लेते हैं कि एल्केन बना प्लस H2O बना प्लस आपका I2 बनता है। उसके बाद तीसरा है चौथा प्रिपरेशन नंबर आपका 4 हुआ। प्रिपरेशन नंबर 4 रोहन क्या होते हैं, वुड्स रिएक्शंस क्या होती है, WURTZ बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शंस क्या होती है वंशिका, किसे कहते हैं वुड्स रिएक्शंस आपकी, होता क्या है, सर वो होते हैं ना सुखी तरीके जब हेलो एल्केन को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, हाँ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर करते हैं, ठीक है। अगर ठीक है, तो ये आपका अगर हेलो एल्केन को आप ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, यहाँ ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं तो आप ऐसे निकालते हैं, ऐसे सीखा हुआ है ना आपने, R सिंगल बॉन्ड R है प्लस आपका 2Na X बना आपका, ये आपके पास दिस इज नॉन एज द वुड्स रिएक्शन। अगर आपके पास CH3CH2Cl है भाई, उसको आप 2Na के साथ ट्रीट कर रहे हैं, किसके साथ, 2Na के साथ ट्रीट करते हैं, Cl आपका CH2CH3 हुआ भाई, और एरो पर आपने ईथर लिखा तो Cl से Cl ऐसे निकाल देते हैं तो बनता क्या आपका CH3CH2CH2CH3, ये आपका बना है, और प्लस आपका 2NaCl आपका क्या हुआ ये आपका 2NaCl। सर देखिए NX बना वो सोडियम, वो सोडियम हेलाइड, और नीचे आपका NaCl बना तो सोडियम क्लोराइड। X मतलब कॉमन हो गया आपका, हेलाइड हो गया, वहां ClBrI आपका हो सकता है ना। तो इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शंस। तो वुड्स रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखनी होगी अब आप लोगों ने, होती कैसे है ये रिएक्शंस, ये रिएक्शंस होती कैसे, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहला आपने लिया सोडियम मेटल को, सोडियम मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया तो आपका बनेगा क्या, सोडियम आयन बनेगा, और प्लस इलेक्ट्रॉन्स आपका लॉस हो गया। ये इलेक्ट्रॉन किस पर अटैक करता है, देखिए प्लस R सिंगल बॉन्ड X की बात कर रहा हूं, अगर यहां से ऐसे करूं, R पे चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव, X पे चार्ज कैसा आएगा नेगेटिव, और उसी टाइम ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कर दूं तो ऐसा करने पर फेजीन, ऐसा करने पर क्या होगा, R आपका फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल बना तो प्लस आपका ये X माइनस निकल गया, और फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, इंटरमीडिएट है, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शंस करेगा तो बनेगा क्या आपका R सिंगल बॉन्ड R। देखो फटाफट इस बात को नोट करते हैं, जो बता आपसे बात बताइए अभी, क्वेश्चंस कुछ इस पर करते हैं, वुड्स रिएक्शंस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपके। फ्री रेडिकल तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से बनता है। तो फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग तो करानी कोई जरूरी है, होता है एक बेसिक बात है कि होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग गिव द फ्री रेडिकल, लेकिन यहाँ मैकेनिज्म में क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ तो इसमें क्या होमोलिटिक क्या करने की जरूरत पड़ रही है, बना है R प्लस है, R प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन R का किसके पास चला गया, X के पास चला गया, जैसे वो X के पास गया तो Na ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, R को दे दिया, बना ना फ्री रेडिकल। वो ये थोड़ा है कि बेसिक इसलिए यही बात रट्टा लगा के रखना कि होमोलाइटिक ऑन द होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, ऐसा थोड़ा होता है, ये बात नहीं है। तो मैकेनिज्म आपके सामने है, देखो ध्यान से, कहाँ हो क्या रहा है, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होता है तो बनता क्या आपका एल्केन बनता है। आपके पास अगर कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ, देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ 2CH3 2CH3Cl लिखा हुआ है, जब ये 2 मोल लिए, ये 2 मोल लिए तो ये भी 2Na लिया, प्लस आपने क्या किया 2Na किया, तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या 2CH3, ये फ्री रेडिकल बना, ये आपका X माइनस है Na प्लस है, दोनों क्या कर रहे थे, ये दोनों आपका NaX दे रहे थे, तो यहाँ क्या कहेंगे आप, ठीक है सर 2NaCl निकल गया, तो फर्स्ट स्टेप ऐसा हुई, तो आपके दो CH3 आपके फ्री रेडिकल बने, एक CH3 ये हुआ तो दूसरा CH3 आपका ये हुआ, तो बनेगा क्या आपका CH3 सिंगल बॉन्ड आपका
CH3 आपका। अगर मैं कहता हूँ आपके पास देखिए यहाँ पर आपका ये है, एक Cl यहाँ है तो एक Cl आपका यहाँ है। जहां जहां आपका Cl जुड़ा हुआ है यहाँ पर आपने लिखा Na अपॉन ईथर लिखा है, Na अपॉन ईथर। तो यहाँ आप क्या कहोगे? ठीक है सर, ऊपर वाली मैकेनिज्म से हमें पता चला कि जहां भी आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वहां पर आपका एक एक और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन्स इधर से और इलेक्ट्रॉन्स या अंदर, इधर से ये भी आपका अंदर हुआ, तो यहाँ पर बॉन्ड क्या बना आपका? यहाँ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ गए। तो इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स आपके बन जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स आपके बने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पॉइंट में क्या कहता हूँ आप लोगों से, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से देखें आप लोग। लीजिए, फिर जैसे ही अभी अभी आपके पास कंपाउंड इसे बनाया, अगर मैं इसकी रिएक्शंस, यहाँ पर ये आपका Cl है, यहाँ पर आपका Cl है, तो Cl के साथ फिर आपके पास 2Na है, यहाँ आपका ईथर है। तो यहाँ क्या कहोगे? ठीक है सर, जहां जहां पर हेलोजन एटम जुड़ा जिस कार्बन को उस पे क्या आ गया आपका एक और इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। ये क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बनेगा क्या? बन जाएगा। लेकिन ये आपका लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है आपका। लेस स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये प्रोडक्ट इसकी नहीं होगी, ये इसकी प्रोडक्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब हमें तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए, लेस स्टेबल प्रोडक्ट इसकी नहीं होगी। तो इसकी मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी? देखिए ध्यान से। ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि एक आपके पास फ्री रेडिकल 1 मोल तो ये बना, दूसरा ये लिया आपने। रोहन इधर देख ला, बात तो फिर करता रहिए, बस कल बहुत बात होगी थी, कल थ्योरेटिकल था इसलिए बात होगी थी, अब कोई बात नहीं होनी। वो तो थ्योरेटिकल में तुम्हें कल बोलने का मौका मिल रहा था, नहीं तो फटाफट यहाँ पूछते जाओ और मुझे बताते जाओ। अभी यहाँ पर इसका डायमर किया आपने, डायमर, डायमर से आपका बनेगा क्या? एक तो यहाँ पर ये हो गया और एक आपका ये हो गया पॉइंट। यहाँ पर ये कंपाउंड बनता है, ये क्या हुआ आपका? ये आपको हुआ नॉन एरोमेटिक। ऊपर वाला क्या था? एंटी एरोमेटिक। ऊपर वाला एंटी एरोमेटिक क्यों है? एंटी एरोमेटिक कहा इसको मुझे, एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई कंपाउंड होता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उससे कम आपका नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। एंड देन आपका एंटी एरोमेटिक है। तो हम एंटी एरोमेटिक का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, हमें क्या करना है उसका फिर डाइमराइजेशन करना है। ठीक है, हम यानी फॉर्मेशन नहीं करेंगे किसका? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इसके बाद हम अगर नॉन एरोमेटिक मिल रहा है तो नॉन एरोमेटिक का फॉर्मेशन करेंगे। ये किसका है? ये नॉन एरोमेटिक है तो इसका फॉर्मेशन किया। क्वेश्चन सब आप लोगों के पास है, क्वेश्चन है अब आप लोगों के पास। क्या हुआ? बता, रुकेंगे अभी? रुक, देखना कुछ देख लिया? क्वेश्चन है, प्रोडक्ट आपकी क्या बननी है ये बताना आप लोगों ने। हटा दें? नहीं सर, हम चेक कर लेंगे साथ में भाई। ये तो पहले लिखवाया हुआ बातें, कहाँ को बार बार थोड़ा लिखोगे तो बेटा पहले लिखवाई हुई बातें हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस फटाफट वन सी का इसका आंसर क्या होगा फटाफट बोलना। ये आपके डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक Cl आपने यहाँ जोड़ा, एक Cl आपने यहाँ जोड़ा है, और एरो पे लिखा आपने Na और नीचे लिखा ईथर। तो प्रोडक्ट बता दे क्या बनेगा? बीच में एक, हाँ भाई फैजिन यही होगा, कुछ और होगा? क्या होगा? ये कह रही है कि सर जहां जहां से ये Cl जुड़े हुए है ना, ये आपके जहां जिस जिस कार्बन पर हेलोजन एटम जुड़ा उन दोनों कार्बन को ये ऐसे जोड़ रही है। ये भी एक स्ट्रक्चर थी किसकी? बेंजीन की। बट बेंजीन की स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करती, बेंजीन की स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करती। बेंजीन की ये वाली स्ट्रक्चर है। अच्छा,
ये आपके पास Cl है, एक Cl यहाँ है। मैंने कहा वुड्स रिएक्शंस का इंटरमीडिएट क्या होगा, फ्री रेडिकल्स होगा। तो पहले हमें फ्री रेडिकल फॉर्म किया यहाँ पर। ये फ्री रेडिकल आपका यहाँ एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक और इलेक्ट्रॉन ये हुआ, तो एक और इलेक्ट्रॉन आपका ये हुआ है। यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से यहाँ। ठीक है, ऐसा किया। ऐसा करने पर आपका बनेगा क्या, आंसर इसका क्या होगा, बेंजीन होगी। क्योंकि वो भी स्ट्रक्चर किसकी थी, बेंजीन की थी, और ये भी बेंजीन ही है। बट वो स्टेबल स्ट्रक्चर्स नहीं है बेंजीन की, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। वो अगर अनस्टेबल है तो स्टेबल स्ट्रक्चर बेंजीन की क्या होगी, बेंजीन ही बनना है। तो आपको देखना है कंडीशंस। कंडीशंस क्या देखनी है, अगर आपसे रटा रखी ये वाली बात कि भाई ये वोट्स रिएक्शंस होती है, आप लोगों ने सिर्फ ये इतना रटा हुआ है कि एक्स सिंगल बॉन्ड आर यहाँ से यहाँ तक ये आप कैसे निकालते हैं। निकालने के बाद आपका आर सिंगल बॉन्ड आर, ये बात अगर रटी हुई है तो ऑप्शन आप सबसे पहला ऑप्शन ए यही रहेगा, और सबसे पहले से टिक कर आएंगे। फिर यही बात आपका यहाँ पर ये है, एक सीएल यहाँ है, एक सीएल यहाँ है, कि जो जो कार्बन आपसे हेलोजन एटम जुड़ा वहां से हट जाएगा। तो अली ये दूसरा ऑप्शन ये टिक कर आएगी ना, तो ऑप्शन इसका ये है ना, इसका ऑप्शन ये है। ध्यान रखना है कि आंख से, हाँ। अच्छा, तो डबल बॉन्ड ना होता है। कहाँ पर डबल बॉन्ड ना होता, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड ना होता। हाँ, ध्यान से देखते हैं, अच्छी बात है ये। अगर अगर आपका फिर देखे क्या होना था, अगर यहाँ पर ये कंपाउंड आपका ऐसे है, ये सीएल यहाँ है और ये सीएल यहाँ है, इसमें कोई बॉन्ड बॉन्ड नहीं है, तो फिर इसका आंसर फिर कौन सा होता, इसका आंसर फिर यही होता बेटा आपका, फिर जो आपके ये वाला ऐसे बॉन्ड यहाँ बनता, फिर ऑप्शन ये होता, फिर उसका डाइमराइजेशन ना होता, फिर ऑप्शन उसका ये होता। तो देखना होगा कि जब आप एक कार्बन रेडिकल को दूसरे कार्बन रेडिकल के साथ अटैच कराते हैं तो नॉन यानी एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहिए एक बार। और फिर आप देख सकते हैं यार, ये तो हमें पढ़ रखी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे तो वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आएगी, वहां बताएंगे सारी बातें। तो इसका मतलब ये भी आपकी स्ट्रक्चर नहीं थे, तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, तो स्टेबल स्ट्रक्चर तो बेंजीन की नीचे वाली है। चलिए आगे लिखते हैं प्रिपरेशंस। नेक्स्ट आपका कौन सा नंबर है, 5वां है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आपका ये आपके पास आर सिंगल बॉन्ड MgX है भाई, आर सिंगल बॉन्ड MgX आपका, ये आपका पार्शियल नेगेटिव है, तो ये आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्या कहा हुआ है, यानी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे कंपाउंड के साथ ट्रीट करें जिस कंपाउंड के पास एक्टिव H एटम होता है, तो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एल्काइल ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बनती है। क्या कहा, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे कंपाउंड के साथ ट्रीट करें जिस कंपाउंड के पास एक्टिव H एटम होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एल्काइल ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बनती है। जो भी इसका एल्काइल ग्रुप होगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके एल्केन बनेगी। एक्टिव H किसे कहते हैं, अगर कोई HO के साथ जुड़ा हुआ है तो एक्टिव H, N के साथ जुड़ा हुआ है तो एक्टिव H, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो भी एक्टिव H, F के साथ जुड़ा हुआ है तो भी एक्टिव H। तो ये बात याद रखना है, अगर हाइड्रोजन एटम O से अटैच है तो एक्टिव H होगा, हाइड्रोजन एटम N के साथ अटैच है तो एक्टिव H होगा, हाइड्रोजन एटम अगर ट्रिपल बॉन्डेड C के साथ अटैच है तो एक्टिव H होगा, अगर हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन के साथ अटैच है तो भी आपका एक्टिव H होगा। तो मैंने क्या कहा, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे कंपाउंड के साथ ट्रीट करें जिस कंपाउंड के पास एक्टिव H एटम हो, ये आपका एक्टिव H एटम HNH2 एक्टिव H एटम, H आपका F एक्टिव H एटम, और यहाँ RC ट्रिपल बॉन्डेड CH, ये भी आपका एक्टिव H हुआ। ये सारे आपके क्या हैं, एक्टिव H हैं, तो एल्काइल ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बना आपका, एल्केन बन जाती है। प्लस आपका MgXOH,
यहाँ RH बना आपका प्लस MgX आपका NH2, फिर आपका RH बना एल्केन, MgX आपका F बना, फिर आपका RH प्लस MgX C ट्रिपल बॉन्ड Cr आपका ये बन जाता है। तो गिरगनाट रिएजेंट के साथ अगर अटैच करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो ऐसे ही आपका ये बनता है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ, क्वेश्चंस ये है आपका क्वेश्चंस है कि यहाँ कितना रिएजेंट है। ये लो, चलो लिखो। आपने ऐड नहीं करा। अरे करा, लिख फटाफट। हटा दो। नहीं, मैं नहीं जा रहा कहीं भी, लेकिन पढ़ते हमेशा फास्ट ही पढ़ते हैं, नींद आती है स्लो पढ़ने से। सो जाओ बैठ के, उससे क्या पढ़ाई होती है। वो तो कल तुम्हारा मौका था, कल मैंने क्या कहा था फैजिन, यही तो कहा था कि तो आज तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, अब बोलो आप, अब किसी भी लेक्चर में आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, और मैं पूछता जाऊंगा, आप लोग देखो क्या बताते जाओगे, उल्टी पुल्टी बातें। नोट्स दे देता। सारे हैं महिमा के पास नोट्स, पता नहीं क्या मॉनिटर है महिमा, इंचार्ज है ये। एम राशि, ये ना सिंह राशि वाले बड़े खतरनाक होते हैं, इनके साथ पंगा नहीं लिया करते ज्यादा। अगर छोटा ही कहते हैं। हटा दे बेटा, वाले सिंह राशि वाले। सर हमारी राशि भी पता है आपको भाई, जिसका अब नाम है हाँ, उसकी राशि अभी नहीं, पहले पढ़ाई करेंगे उसके बाद। यहाँ पर एक आपके पास, देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास गिरगनाट रिएजेंट है, गिरगनाट रिएजेंट को मैं प्रोपाइन के साथ ट्रीट कर रहा हूँ। प्रोपाइन के साथ ट्रीट करने पर एक हाइड्रोकार्बन बनता है, क्या वो बनता है आपका आइसोब्यूटेन। क्या बना आपका, आइसोब्यूटेन बना है। क्या बना है, आइसोब्यूटेन। ये आपके पास क्वेश्चंस है। द द फॉर्मूला द फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज, फटाफट फॉर्मूला बता दें। द फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है। हाँ हाँ, 2 मिनट मिलेगी, फटाफट बोलो। साकिब वहां से दिख नहीं रहा होगा तुझे, आगे आ जा। हो गया तुम्हें। दो नहा के नहीं आया। ठंड हो रही है। पढ़ने को छेड़ा में डाल। हम तो शेयर कर रहे हो। सेम ही रहेगा, क्या नाम है उसका। मिठाई रिकमेंडेशन राइट। इसी तरह से पढ़ेगा। सर आपने भी बताया था कि नॉट रीजन एच के पास। यानी ये आपके प्रोपाइन है। यहाँ मैंने क्या लिखा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा, पेजिन। यहाँ मैंने प्रोपाइन लिखा, ये प्रोपाइन लिखा। एक्टिव एच एटम आपका ये हो गया, और बना क्या आपका फेजिन, ये बनता है बेटा, ये आपका CH3 हुआ। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है। रिएजेंट का, अच्छा, ये तो है। यहाँ पर आपका ये बना। तो आपने फॉर्मूला जो लिखा हुआ, देखो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, यहाँ आपने CH3 लिखा हुआ है, यहाँ भी से यहाँ CH3, यहाँ CH3, और यहाँ आपने MgX लिखा हुआ है। और मैं फॉर्मूला क्या कह रहा हूँ, फॉर्मूला जो होना है CH3 लिखना है, यहाँ CH लिखना है, यहाँ CH लिखना है, यहाँ CH2 MgX लिखना है। इस फॉर्मूले में और आप वाले फॉर्मूले में अंतर है अच्छा। ना, डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पर आपका ये पार्शियल नेगेटिव हुआ, ये पार्शियल आपका पॉजिटिव हुआ, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो आपका एक्टिव एच एटम है ये इसके पास चला जाएगा, और एक्टिव एच एटम इसके पास गया तो आइसोब्यूटेन बना ना, डिफरेंस।
ऐसा थोड़ा है कि मैंने आपका क्वेश्चन गलत करना था, नहीं गलत नहीं करना था, डिफरेंस है उसमें। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका ये वाला है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला ये है, तो यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका एल्केन बनना था, तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला ये है बेटा, वो नहीं। जी हाँ। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, नेक्स्ट लिखते हैं फटाफट। बाय कॉलब्रेज इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा नंबर है? छठा है, सातवां? बाय कॉलब्रेज इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय कॉलब्रेज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या था कॉलब्रेज इलेक्ट्रोलाइसिस, याद है क्या? कॉलब्रे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वॉलर के बाद अगर कोई साइंटिस्ट था तो कॉलब्रे ही था, जिसने एल्केन को लेबोरेटरी के अंदर बनाया था। पहले तो यूरिया बना था सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लेबोरेटरी के अंदर, उसके बाद फिर एल्केन बनी थी। तो बाय कॉलब्रे इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लें, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोलाइसिस को यहाँ पर आपने 2H2O लिया, यहाँ फिर आपने करंट पास यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। और यहाँ लिख रहे हो एट एनोड, यहाँ लिखते हो एट एनोड, नीचे लिख रहे हो आप एट कैथोड। एनोड पर एल्केन बनती है या कैथोड पर एल्केन बनती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस? एनोड पर बनेगी या कैथोड पर? कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, एनोड पर आपकी CO2 गैस निकलती है, और एनोड कैथोड पर आपका NaOH प्लस आपका H2 गैस। याद रखना H2 गैस कहाँ रिलीज होगी? कैथोड पर, और एनोड पर रिलीज होगी CO2 गैस। इसकी मैकेनिज्म किस टाइप से होती है? जब आप RCOONA करते हैं, ONA, तो यहाँ पर आपका यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में आयनाइज करना, करंट पास करने पर उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो कहते हैं हिंदी में विद्युत अपघटन, यानी विद्युत के द्वारा किसी इलेक्ट्रोलाइट को अपघटित करना, को तोड़ना उसके आयंस में, उसे कहते हैं विद्युत अपघटन, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब यही है कि जब आप यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ करंट पास करेंगे, करंट पास करेंगे, तो एक तो आपका बना CH3COO नेगेटिव, ये बना आपका, प्लस आपका बना Na पॉजिटिव, एनायन ये आपका हुआ, ये क्या हुआ आपका? एनायन, ये क्या हुआ आपका? कैटायन। एनायन जिस मेटल रोड पर डिपॉजिट होगा उसको एनोड कहते हैं, क्योंकि A फॉर एनायन, A फॉर एनोड। और जिस मेटल रोड पर कैटायन जाता है उसको कहते हैं कैथोड। यानी मेटल रोड के नाम ऐसे पड़े थे, एनोड और कैथोड। एनोड किसे कहते हैं, कैथोड किसे कहते हैं, वैसे ही नहीं किसी को कुछ भी नाम रख दिया। दैट मेटल रॉड एट विच कैटायन डिपॉजिटेड नॉन एज द कैथोड, यानी शॉर्ट फॉर्म है किसकी? कैटायन प्लस इलेक्ट्रोड की, यानी मेटल रॉड की शॉर्ट फॉर्म बनाई। जैसे एडिशन प्रोडक्ट को कोई एडिशन प्रोडक्ट नहीं कहता, क्या कहता है? एडेक्ट कहता है, एडेक्ट कहता है। तो ऐसे ही कैटायंस प्लस मेटल रॉड को शॉर्ट में, यानी रॉड और कैटायंस को शॉर्ट में कैथोड कहते हैं, एनायन और रॉड को शॉर्ट में एनोड कहते हैं। यानी दैट मेटल रॉड एट विच एनायन डिपॉजिटेड नॉन एज द एनोड, दैट मेटल रॉड एट विच कैटायन डिपॉजिटेड नॉन एज द कैथोड, यानी आयन के डिपॉजिट होने के आधार पर ही इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड और एनोड रखा गया है। तो एनायन का संबंध कहाँ होगा? एनायन का रिलेशन है किससे? एनोड से है, एनायन का रिलेशन एनोड से है, और कैटायन का रिलेशन किससे है? कैथोड से है। तो यहाँ क्या लिखते हो आप? एट एनोड, एट एनोड लिखते हैं। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये बात भी याद रखना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा? एनोड पर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा? कैथोड पर। तो आपने एनायन लिया, ये आपका CO, O के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
दो में से एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस किया आपने, ये कार्बन फ्री रेडिकल बना, ये इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया। ये प्रोसेस कौन सी हुई? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई है। इस कार्बन फ्री रेडिकल को आपने दोबारा से यहाँ लिखा है इस ऑड इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ आपके दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ। यहाँ बना क्या आपका? एक तो फ्री रेडिकल बना और एक आपकी CO2 गैस निकल गई है। CO2 गैस निकल तो यहाँ पर आपका जो फ्री रेडिकल बना है, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होता है। एक फ्री रेडिकल यानी यहाँ दो ले, यहाँ दो से मल्टीप्लाई करे, यहाँ भी आप दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने दो फ्री रेडिकल आपके बने, R सिंगल बॉन्ड आपका R बन गया। तो यहाँ एट आपने कैथोड लिखा, कैथोड पर क्या आपका, ये आपका 2Na प्लस हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा, जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर लॉस किए गए वो कैथोड पे क्या हुए? कैथोड पर गेन किए गए। 2Na की रिएक्शंस फिर किसके साथ की? ये रिएक्शंस फिर आपने H2O के साथ की है, बना क्या आपका? 2NaOH बना। तो NaOH की फॉर्मेशंस की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा उसकी नेचर कैसी होगी? बेसिक नेचर होगी उसकी नेचर कैसी होगी? बेसिक, ड्यू टू द फॉर्मेशंस ऑफ NaOH। NaOH के फॉर्मेशंस के कारण जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद सॉल्यूशंस मिलेगा वो बेसिक नेचर का होगा, उसका pH आपका 7 से ज्यादा होगा। नेक्स्ट लिखते हैं, हो गया? देखिए साक्षी तो कितना तेज चला बेटा, बोलो। जिट्रायन, हाँ जिट्रायन का मतलब यही होता है बेटा, डबल आयन को जिट्रायन कहते हैं। डबल आयन ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें एसिडिक ग्रुप भी हो बेसिक ग्रुप भी हो दोनों ही, तो वो हमेशा जिट्रायन बना लेता है, क्योंकि जो एसिडिक ग्रुप है उसका काम है H+ रिलीज करना, जो बेसिक ग्रुप है उसका काम है H+ को लेना। तो डबल आयन को जिट्रायन कहते हैं, वो आपका एमाइंस में चलेगा, ना एमाइंस में चलेगा। चैप्टर जो आपका है ना वहां पर बनता है। आज की ताजा खबर ये है कि ध्यान इधर दे, नंबर आपका 7वां नंबर है, नंबर 7 है। 7 नंबर ये बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका क्या करना है? डिकार्बोक्सिलेशन। उसका क्या है देखिए, जब आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हो किसके साथ में? सोडा लाइम। सोडा लाइम का फॉर्मूला 1C का NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO। यहाँ CaO का रोल क्या है? यानी ये CO2 निकलना, डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का निकलना। ये CO2 गैस निकल रही, किसके कारण निकल रही है? ये NaOH प्लस CaO के साथ ट्रीट किया किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को। डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं इसको, यानी रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज डिकार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 का रिमूव करना, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए होता क्या है, किस टाइप से रिएक्शंस होती है। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो आपका RCOONA बनता है, प्लस आपका H2O निकलता है। फिर आप RCOONA को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ में? NaOH के साथ फिर ट्रीट किया, तो ये पूरा इतना आपका निकलता है। यहाँ आपका CaO होगा, यहाँ प्लस RH प्लस Na2CO3, which carboxylic acid easily decarboxylated। क्वेश्चन है
कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन इजीली होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली डीकार्बोक्सिलेटेड? समझ गए? यानी कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से आसानी से CO2 गैस रिलीज होगी? मलिका, यहाँ पर आपके सामने देखो मैंने क्या कर रहा हूं, मैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा हूँ। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि उसे CO2 गैस को रिलीज कर रहा हूँ, यानी ये तो कॉमन है भाई, ये आपका कॉमन है। और यहाँ पर मैंने ऐसे बताया कि इस रिएक्शंस को 2 स्टेप्स में ऐसे किया है मैंने। फिर इसके बाद इसके मैकेनिज्म बताएंगे। अभी मैं क्वेश्चंस पुट अप कर रहा हूँ, हटा दें इसे, हटा दें। साकिब लिख रहा है या वैसे कह रहा है? सर हटा दें, लिखा दे। आगे आ जाकर वहां से देख नहीं रहा हो है? जैसा तू आज मुंह धो खाया तो उसमें आंखें ना थोड़ी सी कम दिखता है फिर आंखों से। हाँ, मुंह धोने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली डीकार्बोक्सिलेटेड? विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following carboxylic acid easily decarboxylated which of the following carboxylic acid easily decarboxylated? ऑप्शन ए है भाई फैजीन, ऑप्शन है बेटा ए ऑप्शन आपका ये है, बी ऑप्शन आपका है CH3 CH2 COH, सी ऑप्शन है CH3 होल ट्वाइस CHCOOH, ऑप्शन डी है CH3 होल थ्राइस CCOOH। यानी इन चारों में से कौन सा वो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिससे इजीली CO2 गैस रिलीज होगी बाय द सोडा लाइन? सर डी और ऑप्शन आपका, सर हाँ रुक रहा हूँ मैं, तो अभी कहाँ मैं कह रहा हूँ, तो अभी ऑप्शन चाह रहा हूँ। ये तो वंशी का डी कह रही है, तुम सोच लो डी के फेवर में हो या किसी और के फेवर में हो। इसने कहा डी ऑप्शन है डी है पक्का? सर वो टर्शी बनाया ना, तो फिर इसमें तो ऐसा सांस भी तो हटा लिया कर, अभी तो चाइना से अभी वायरस चला ही, अभी बहुत दूर है वो। हाँ, आ गया। इंडिया में भी काफी जगह फैक्ट्री कमी केस क्वेश्चन इसका ऑप्शन देखो क्या हुआ, देखो फिर, यानी नहीं, बी इसका ऑप्शन नहीं है, डी इसका ऑप्शन नहीं है, सर ए बी में से तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, ए और बी में से तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, फिर कौन सा हो सकता है? डी डी हो सकता है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, डिकार्बोक्सिलेशन देखते हैं कैसे आपका। इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन सर बता तो दिया था ए ऑप्शन है। जस्ट हुआ कैसे देखो ध्यान से, पहले बता रहा हूँ, हाँ लॉजिक अब बताइए मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा किसी भी रिएक्शंस का रेट चेक करने के लिए उसकी मैकेनिज्म का पता होना जरूरी है। यस सर, विदाउट मैकेनिज्म सिर्फ तुक्का होता है, ये बात ही है। विदाउट मैकेनिज्म तुक्का होता है, सिर्फ मैकेनिज्म का पता होना जरूरी है। और मैकेनिज्म देख इसके कैसे है, मैं सबसे पहले यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा। जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूँ, ये आपके पास है, ये आपके पास है, इसका मैं आयनाइजेशन करता हूँ। आयनाइजेशन पे तो वैसे तो ये अलग ही रहता है, इसको मैंने ऐसा किया, प्लस आपका Na प्लस यहाँ निकल गया,
इसको मैंने यहाँ किया, Okay. इसको मैंने यहाँ किया, R आपका माइनस हुआ, प्लस आपका CO2 बना। Yes, sir. इस CO2 जैसे ये CO2 गैस बनी, ये CO2 का काम यानी कैल्शियम ऑक्साइड का काम है इस बनने वाली CO2 को खाते रहना, जो भी मैकेनिज्म बताई थी। फंक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे CO2 गैस बनी उसको रिमूव करते रहना बस। तो यहाँ पर आपका ये बना, और R नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, HOH की H2O की रिएक्शन कर रहा हूँ। ये आपका पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव है, तो आपका एल्कीन बनी, प्लस आपका OH माइनस हुआ। तो यहाँ इंटरमीडिएट क्या बना था आपका, ये बना है, कार्बन आयन बना। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। सर स्टेबिलिटी तो इनवर्सली मतलब अगर स्टेबल होगा तो क्यों रिएक्ट करेगा? यस, तो एक को भाई बोल रही इसलिए तो मैंने डी करा था। क्वालिटी का देख यहाँ पर, स्टेबल है तो इसलिए वो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। हाँ यहाँ देख ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को रिमूव कर ले अपने ब्रेन से, जो आप कह रहे हो इस कॉन्सेप्ट को ब्रेन से रिमूव कर। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से आपका इंटरमीडिएट बना, ये प्रोडक्ट है आपका। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अगर ये मोर स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव होगा कंपाउंड, इसकी बात नहीं हो रही, बात इसकी हो रही है किसी भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट अच्छा ये कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा स्टेबल होता है, मैं तो उसी नो, किसी भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है रिएक्शन उतनी फास्ट होती है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बन आयन है, कार्बन आयन का मतलब यहाँ पर आपका जो बना ये R नेगेटिव, ये आपका ये बना है। तो कॉन्सेप्ट ब्रेन में सेट कर लें, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पहले वाले रिएक्शंस का इंटरमीडिएट जो बना, इसका इंटरमीडिएट ये बना, दूसरे का इंटरमीडिएट ये बना, तीसरे का इंटरमीडिएट ये बना, चौथे का इंटरमीडिएट ये बना। तो चौथे का इंटरमीडिएट ये बना आपका, तो पता चला, कोई बात नहीं, ऐसा ये तो सीखना ही, तो यहाँ तभी तो सर्दी में आ रहे हो तुम सुबह सीखने के लिए, कहाँ कोई वैसे ही थोड़ा है कि आप बिना सीखने के लिए कुछ आ रहे हो। पता चलिए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका है 8वां प्रिपरेशन आपका, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड ऑफ, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड, कार्बाइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम, एल्यूमिनियम और बेरिलियम के कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। अगर आपके पास एल्यूमिनियम कार्बाइड है, Al4C3 है, एल्यूमिनियम कार्बाइड क्या है, एल्यूमिनियम कार्बाइड, यहाँ पर आपके पास है वाटर, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो बनेगा क्या आपका AlOH होल थ्राइस बनेगा। कितने Al थे इधर आपके पास, 4, तो O कितने हो गए, 4AlOH होल थ्राइस में O कितने हो गए, 12O। तो यहाँ पर आपने किया 12H2O, और फिर बचे कितने इधर कार्बन कितने थे, 3, तो ये बना आपका 3CH4। क्या बना आपका 3CH4। उसके बाद आपका दूसरा जो कार्बाइड है B2C है, प्लस H2O, Pe आपके कितने हैं 2Be, OH होल ट्वाइस है, और प्लस आपका क्या बनाऊं CH4 ही बनेगा, CH4 ही बनेगा। तो कितने CHO कितने कर दूं इधर बेटा, लीजिए कितने O करूं इधर, इधर O कितने हुए, तो यहाँ पर आपका 4H2O आपका। एल्यूमिनियम और बेरिलियम कार्बाइड हाइड्रोलाइसिस पर मीथेन देते हैं, कैल्शियम कार्बाइड इथाइन देता है, और मैग्नीशियम कार्बाइड
प्रोपाइन देता है। तो याद रखना है कि कौन सा कार्बाइड हाइड्रोलाइसिस पर कौन सा हाइड्रोकार्बन बनाता है। ये आपके प्रिपरेशन हुए किसके, एल्केन के। अब नेक्स्ट लिखते हैं आप फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अरे हाँ, बहुत अच्छी बात है भाई। पूरा चल रहा है भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे पॉइंट बना बना कर कि कितने आपके पास सबसे पहले क्या लिखा करते हैं फैजीन फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल स्टेट, but for members of the alkenes are the gases, next 17 आपके liquids and rest all are solid। तो ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद फिर डेंसिटी, उसके बाद फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे स्टार बना के 5-6 फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लिया करते हैं। कहाँ से लिखनी है, पढ़ना है कल फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों से पूछूंगा एल्केन की मैं। कल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स आपसे पूछी जाएंगी। लीजिए देख लो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा कल। मैंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन आप लोगों से पूछी जाएंगी कि कौन से एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, किसका कम है, ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, सारी बातें आपको पूछ जाएंगी कल। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सर, एनसीईआरटी से सीधा सीधा सा फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ वो कल पूछा जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस आपके, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। ये बताओ मुझे, एल्केन केमिकली रिएक्टिव है या इनर्ट है? एल्केन रिएक्शंस करती है, एल्केन केमिकली रिएक्ट है या आपके एल्केन केमिकली इनर्ट है? एल्केन का इनर्ट है। एल्केन्स आर केमिकली इनर्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, किसी के साथ रिएक्शंस ये नहीं करती। ये केमिकली क्या है, इनर्ट है। इनर्ट होने का कारण क्या है, वाई एल्केन्स आर केमिकली इनर्ट। ये कोई एल्केन है, इथेन लिखी है मैंने, ये क्या लिखी है, इथेन लिखी है। ये बॉन्ड क्या आपका, ये बॉन्ड आपका नॉन पोलर है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या है ये, नॉन पोलर। और ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नॉन पोलर, ऑलमोस्ट नॉन पोलर है ये। एक तो आपका नॉन पोलर हो गया और एक ऑलमोस्ट नॉन पोलर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, लगभग सिमिलर। और जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है तो अपोजिट चार्ज के टू सेंटर डेवलप नहीं होंगे। और जब तक किसी मॉलिक्यूल्स में अपोजिट चार्ज के सेंटर डेवलप नहीं होंगे तब तक कोई एसिड बेस या कोई ऑक्सीडाइजिंग कोई रिएजेंट उसके साथ रिएक्शंस नहीं करेगा। यानी अगर दो अच्छे फ्रेंड हैं, जब तक उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो उनकी दोस्ती नहीं टूटेगी, और जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई गई दोस्ती। तो यही बात एल्केन की है, एल्केन में अपोजिट चार्ज के टू सेंटर डेवलप ही नहीं होते, और जब तक किसी कंपाउंड्स में अपोजिट चार्ज के टू सेंटर डेवलप नहीं होंगे तब तक कोई रिएजेंट उनके साथ रिएक्शंस नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ रिएक्शंस करती है, देखती है रिएक्शंस क्या देखते हैं, लिखो कुछ रिएक्शंस है। तो पहली रिएक्शंस लिखो, नंबर 1 सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन भाई, सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। तो पहला पार्ट क्या है सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस का, पहला पार्ट लिखते हैं हेलोजिनेशन। नंबर ए आपका हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या है, कोई आपके पास एल्केन है, एल्केन की रिएक्शन आप X2 के साथ कर रहे हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कर रहे हैं,
ये वैसे ही करते हैं, आपका वो तो डिपेंड करेगा। तो यहाँ आपका आप बना क्या, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन प्लस आपका HX निकलेगा। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। रिएक्शंस ऑफ एल्केन विद F2 एक एक्सप्लोसिव रिएक्शंस है, बड़ी एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शंस होती है, इसलिए अंडर नॉर्मल कंडीशंस रिएक्शंस नहीं होगा। हाईली रिएक्टिव है, कौन, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो फिर मैं रिएक्शंस किसकी लिख रहा हूँ, मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ CH4 की रिएक्शंस क्लोरीन के साथ। CH4 की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करते हैं तो आपका बनेगा क्या, CH3Cl प्लस आपका HCl। यानी अगर ये एक्सिस में है तो प्रोडक्ट ये बनी है। अगर एक्सिस में आपका कौन है, अगर क्लोरीन आपकी एक्सिस में है, क्लोरीन अगर एक्सिस में है तो फिर आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो अगर आपकी क्लोरीन एक्सिस में है क्लोरीन, तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, CCl4। अगर CH4 एक्सिस में है तो प्रोडक्ट क्या बनी है आपकी, CH3Cl ना, क्लोरो मिथेन। हाँ बेटा, वो उन्हें कहीं जाना है, मैं तो 2 लगातार करा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम चले हो भाई, हमें चलिए। चलेंगे। हाँ, एल्केन है इसमें रिएक्शन, उन्हें कहीं जाना है बेटा। क्या कह रहा बेटा, एल्केन में ऑप्शन रिएक्शन है। ये लिखा हुआ आएगा कि एक्सिस में अगर एल्केन एक्सिस में है तो आपका हेलो एल्कीन बन जाएगा, यानी CH3Cl आपका मोनो हेलो एल्केन बनेगा। अगर आपका एक्सिस में क्लोरीन है तो रिएक्शंस आपकी होती चली जाएगी यार। फिर आपका CCl4, यानी फिर रिएक्शंस होती चली जाएगी। कैसे रिएक्शंस होती है आपकी, देखिए रिएक्शंस आपकी कैसे होती रहती है। ये रिएक्शंस आपकी कैसे होती है, देखो बेटा ध्यान से। सबसे पहला आपने लिखा CH4, CH4 को आप ट्रीट करते हैं Cl2 के साथ, बना आपका CH3Cl प्लस आपका HCl निकल गया बेटा। फिर आप CH3Cl की फिर रिएक्शंस कर रहे हो, CH3Cl की रिएक्शंस क्लोरीन के साथ करते हैं तो बनता क्या है, CH2Cl2 प्लस आपका HCl बनेगा। CH2Cl2 की रिएक्शंस फिर आप क्लोरीन के साथ कर रहे हैं तो यहाँ CHCl3 प्लस आपका HCl बनेगा। फिर आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस फिर Cl2 के साथ करते हैं तो आपका CCl4 प्लस आपका HCl बनेगा। तो बस यहाँ खत्म होगी आपकी। अब कोई H बचा है, नहीं बचा। ऑल द H सब्स्टिट्यूट बाय द क्लोरीन, सभी H आपके सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन के द्वारा। अब आपकी रिएक्शंस क्या होगी, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। आप सोच रहे थे कि कभी खत्म नहीं होगी, नहीं खत्म होगी। 4th स्टेप्स में, चौथी लाइन पे आगे खत्म हो जाती। तो 4th स्टेप्स में आकर आपकी रिएक्शंस खत्म हो जाती है बेटा। हाँ, मैंने तो नीचे वाला जो पहले लिखा हुआ वही तो लिखा बताया। हो गया ना? CH4 प्लस I2, ये आपकी रिएक्शंस रिवर्सिबल होगी। फैजिन क्यों, ये रिएक्शंस आपकी रिवर्सिबल हुई क्यों, हाईली रिएक्टिव है कौन, HI स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वापस रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, वापस रिएक्शन कर जाता है तो आपका बनता है क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आप इफ अगर आप CH4 की रिएक्शंस करते हैं I2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3 करते हो, HiO3 है ना, आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं तो फिर आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, फिर वन वे रिएक्शन होगी। तो फिर आपका बनेगा क्या, CH3I प्लस आपका HI बनता है।
ऐसा क्या बात हुई कि अगर आप HiO3 की प्रेजेंस में रिएक्शंस कर रहे हैं तो आपकी इरिवर्सिबल है, अब्सेंस में कर रहे हैं तो रिवर्सिबल है, नीचे वाली आपकी अनुत्क्रमणीय है, ऊपर वाली आपकी उत्क्रमणीय है। पढ़िए ना दोनों वर्ड आपको, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो नीचे वाली तो इरिवर्सिबल होगी, वन वे रिएक्शंस होगी, ऊपर वाली बोथ डायरेक्शंस में हो रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये HIV रिवर्सिबल हो रही तो इसकी रिएक्टिविटी के कारण हो रही है इसकी, ये वापस इसके साथ रिएक्शंस करता है। अगर यही ना बचे तो HiO4 का काम क्या था, HiO3 का काम था कि जैसे ही HI बना उसके साथ रिएक्शंस करनी और वापस I2 बना देना। और I2 तो हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस कराने के लिए, और प्लस आपका 3H2O। तो यानी रोल ऑफ HiO3 पता चल गया आपको, रोल ऑफ HiO3 आपको पता चल गया। रोल ऑफ HiO3 का रोल क्या था, यानी HI के साथ रिएक्शंस करना, रिएक्शंस करने के बाद वापस I2 बना देना, प्लस वाटर आपका निकल जाएगा। तो रोल ऑफ HiO3 करें चाहे HNO3 करें, तो HNO3 HiO3 का काम है HI के साथ रिएक्शंस करना, वापस क्या बना देना, आयोडीन बना देना आपका। ये तो आपका हेलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की पहली रिएक्शन क्या हुई आपकी, हेलोजिनेशन। नेक्स्ट लिखते हैं भाई अगला, नाइट्रेशन। बी पार्ट लिखते हैं बेटा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाइट्रेशन का मतलब देखिए रिएक्शंस आपके पास ये CH3 है, ये आपके पास CH2 है, ये आपके पास CH3 है, और यहाँ पर आप इसे ट्रीट कर रहे हो HNO3 के साथ, HNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हो HNO3, और ये आपका हीट कर रहे हो। प्रोडक्ट देखो कितनी बन रही है आपके पास, CH3 CH2 CH2 NO2 बना एक, प्लस CH3 CHNO2 बना, आपका ये CH3 हो गया, और प्लस आपका CH3 CH2 NO2 बना, प्लस आपका CH3 NO2। रिएक्शंस देखो कैसे इतने सारे बनेंगे, कैसे रिएक्शंस होगी। वेपर फेज में आपकी है ये प्रोपेन, कितनी प्रोडक्ट बनी है, क्यों बनी है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आप ध्यान से देखें बेटा। रोहन, इतनी कम कैपेसिटी भी नहीं होनी चाहिए कंसंट्रेशंस की, 10 मिनट के बाद आप लोगों की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है। अरे कबीर बोल रहा पीछे मुड़ मुड़ के, कबीर शांत बैठना समझ। एक बार बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो आपका HONO2, तो कहाँ आपका NO2 लगा आपको पता चलेगा। एक बार बॉन्ड आपका कहाँ से ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, तो आप खुद देख लीजिए कहाँ पर आपने लगाया है। एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक किया, एक बार फिर तीसरी बार किस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, CH3 CH2, और ये आपका CH3, इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो यहाँ पर। तो जितने टाइप्स आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट कितनी बन सकती है, 1 2 3 4 4 आपकी प्रोडक्ट बनते हैं। नीचे लास्ट वाले से 2 प्रोडक्ट बनी, ऊपर वाले से 1, बीच वाले से 1। तो यह तो आपका नाइट्रेशन पर डिपेंड करता है कहाँ कहाँ से आप H एटम हटा रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप H एटम हटा पा रहे हैं। इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? मेजर है तो सबके साथ में ऐसा कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, ज्यादा वैसे वही होता है जो जितनी ज्यादा डिग्री का H होता है उसकी अगर हटाते हैं वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होती है आपकी। तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट आपकी जो दूसरे नंबर की है वो आपकी बनेगी। उसके बाद आपका नंबर आता है कौन सा, उसके बाद आपका पॉइंट है बेटा कौन सा, सल्फोनेशन। टी आपका क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कहते हैं, यानी आपके पास C6H14 है, N-हेक्सेन है, N-हेक्सेन की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो, H2SO4 के साथ इसे हीट कर रहे हैं। हेक्सेन सल्फोनिक एसिड आपका बनेगा, C6H13SO3H आपका बना, प्लस आपका H2O निकल गया। हेक्सेन सल्फोनिक एसिड आपका, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड बनता है आपका। तो नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, और सल्फोनेशन हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं आइसोमेराइजेशन।
नंबर दूसरी रिएक्शन से आपकी आइसोमेराइजेशन क्या था फैजीन? आइसोमेराइजेशन क्या था बेटा? फैजीन आइसोमेराइजेशन क्या था? आइसोमर क्या था? हाँ, सर ये हमने बेंजीन की द कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट चेन। बेंजीन क्यों नहीं लिया हमने? बेंजीन का भी पढ़ नहीं रहा ना बेटा, मतलब अभी एल्केन पढ़ रहा हूँ। पर बेंजीन कब में हो जाएगा? हाँ, सल्फोनेशन होगा, वो तो बाद में पढ़ूंगा मैं। पहले मैं पढ़ रहा हूँ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, फिर पढ़ूंगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पहला जो हमारा हेडिंग है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है, उसके बाद में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है। आइसोमेराइजेशन हेडिंग क्या है इसका, मतलब आइसोमेराइजेशन का बताओ फटाफट। आइसोमेराइजेशन प्राइमरी द कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन नोन एज द आइसोमेराइजेशन। आपके पास स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, और यहाँ एरो पे लिखा आपने क्या? AlCl3। टेम्परेचर आपका 300 डिग्री सेल्सियस है। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है बेटा। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को आप चेंज कर रहे हैं किसमें? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में से क्या कहते हैं? आइसोमराइजेशन कहते हैं। लीजिए, मुझे पता चल रहा है तो कहाँ किसमें अपना भी टाइम वेस्ट कर रही है और इनका भी टाइम वेस्ट कर रही, दिखा दिखा के। तो क्या इसमें मोबाइल में लगी पड़ी है? मैंने तेरे से एक दिन कहा था कि तेरी मम्मा को फोन करना पड़ेगा जरूर, कि मम्मी को एक दिन बताना पड़ेगा कि हाँ ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रही है, पढ़ना पढ़ाना नहीं है ऐसे। ये आपका एन-ब्यूटेन है, एन-ब्यूटेन से आपका बना क्या? आइसोब्यूटेन। एन-ब्यूटेन से क्या बना आपका? आइसोब्यूटेन। इसे क्या कहते हैं? आइसोमेराइजेशन कहते हैं इसको, आइसोमेराइजेशन। नेक्स्ट आपका था एरोमेटिजेशन, क्या था बताओ फटाफट। एरोमेटिजेशन क्या था? एरोमेटिक हाँ, द फॉर्मेशंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फ्रॉम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज नोन एज द एरोमेटिजेशन। आपका यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करना। रोहन, ये आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्या लिखा? एलिफेट क्या? एन ब्यूटेन लिखा, एन ब्यूटेन लिखा, एन ब्यूटेन जो ऊपर पूछ रहा हो वो 300 डिग्री सेल्सियस उसके बाद टेम्परेचर लिखा। उसके बाद लिखा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन से, स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन से मैंने लिखा ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से लिखा है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। द कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इज नोन एज द आइसोमराइजेशन। वन आइसोमर्स को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट किया है। ये दोनों क्या है? एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन क्या है? आइसोमर्स हैं। वन आइसोमर्स कन्वर्ट इनटू द अदर नोन एज द आइसोमराइजेशन। महिमा, ये तो जनरल सी बात है, कहाँ इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन तो एल्कीन या एल्काइन का आ सकता है, एल्केन का कौन क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे? एल्केन का तो कोई, वो तो ये है कि सिलेबस आपको सारा करवा के क्वेश्चंस, कोई प्रिपरेशन वगैरह हमसे को पूछ लिया तो पूछ लिया, इतना आसान जनरल क्वेश्चंस नहीं आ अजय लिसन टू मी ये साकिब है, हाँ किसी लड़की ने इसको बता दिया होगा, बस वही रट रखा है इसने बात। अंतर्यामी सर हाइड्रोकार्बन से बना क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कन्वर्जेंस ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपके पास है, देखिए बेटा, C6H14 है, यहाँ पर आपका Cr2O3, Cr2O3 लिखा, देखता रहेगा जो मैं लिखता रहता हूँ, साथ के साथ सुनता रहा अगर। Cr2O3, हाँ, अपॉन, फिर पूछे, अच्छा, Cr2O3 अपॉन Al2O3 है, Cr2O3 अपॉन, लिख देता हूँ सही से, फिर से पूछेगा मास्टर जी क्या लिखा है ये तो पूरा पूरा वाले पूछते रहना मास्टर जी, है ना। Cr2O3 आपका 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बना क्या आपका? बेंजीन बना है बेटा, बेंजीन।
प्लस आपका यानी 4H2 आपका 4H2 ये आपकी गैस हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है बेटा। दूसरा एक रिएक्शन सॉल्व लिख रहा हूँ, वंशिका देखिए दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूँ। यानी बेसिक सी बात याद रखते हैं बेटा कि एरोमेटिकेशन क्या है, आइसोमराइजेशन क्या है, ये तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, C7H16 लिखा है बेटा, C7H16। यहाँ फिर आपने लिखा क्या, Cr2O6 Cr2O3 अपॉन Cr2O3 आपका Cr2O3 अपॉन Al2O3 Al2O3 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या बनेगा भाई रोहन। मिथाइल अब आपका देखो आपका क्या है, हेप्टीन है। अब क्या बन जाएगी, टोलुइन बन जाएगी, क्योंकि 7 कार्बन वाला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। ये आपका क्या बना, प्लस आपका 4H2। उसके बाद आपका पॉइंट क्या बनता है बेटा, नेक्स्ट आपका देखो पॉइंट क्रैकिंग और पायरोलाइसिस। ये पॉइंट भी पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, पीरोलाइसिस और पायरोलाइसिस और क्रैकिंग आपका, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। ये कहाँ है, तो आगे बैठ जाएगा, बस फोन में लगी रहा पूरा दिन। पायरोलाइसिस और क्रैकिंग, कल इसका फोन नहीं आने का। ये C3 आपका H8 है। मेरे पास तो है टेम्परेचर, वो उसकी मम्मी का फोन है, हाई टेम्परेचर है, कबीर की मम्मी को हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ पर इसको ब्रेक किया किसमें, आपको C2H6 में ब्रेक कर दिया पहले तो, फिर आपका बना क्या यहाँ तो ऐसे, यानी बिगर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करना स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में, उसे क्या कहते हैं क्रैकिंग, क्रैक हो गए तो क्रैक आ जाना कहीं इसको, यानी क्रैक करना तो सब ब्रेक डाउन करना है। एक कार्बन आपका प्लस CH4 यहाँ पर, अगर इसमें मैं देखता हूँ तो H2, अगर मैं इसको पहले रखता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले तो इसको मैं C3H6 में रखता हूँ, प्लस H2 में रखा, इसको फिर मैं ब्रेक डाउन कर रहा किसमें, C2H6 में, इसी को C2H6 में या C2H4 इसमें, C2H4 में प्लस आपका यहाँ पर CH4, समझ रहे हो ना। इसको भी को हमको C में प्लस 2H2 में लिखते चल जाओ ऐसे ही। ये तो जनरल सी बातें हैं, यानी कोई ये नहीं कि हाँ इसी में ब्रेक करना, बस ये है कि बिगर हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करना है बस आपका। उसे क्या कहते हैं आप, उसे कहते हैं आप क्रैकिंग, कहते हैं आप क्रैकिंग आपका होगा, पायरोलाइसिस का हो, क्रैकिंग का हो, इसको ही आप कहते हैं। लास्ट पॉइंट है, फटाफट लिखो आप, हटा दो जी, कहाँ हटा दो, फटाफट चलते चले जाओ भाई। हो गया अभी हम तो सर कितने घंटों में पूरा करना था, ये करना 5-6 लेक्चर में पूरा करना सारा हाइड्रोकार्बन 5 मिनट में है। इसका इम्पोर्टेंट बात है बेटा ऑक्सीडेशन, इम्पोर्टेंट बात है इसकी ऑक्सीडेशन। लास्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। पहला आपके पास है अलीजे CH4 की रिएक्शंस करनी है आपने, O2 के साथ करनी है। यहाँ कॉपर, यहाँ आपका हीट टेम्परेचर है, बताओ फटाफट क्या बनेगा। फिर उसके बाद आपके पास CH4 है, यहाँ आपने O2 लिखना है, MO2O3 के साथ रिएक्शंस करनी, फटाफट बताओ क्या बनेगा। फिर आपका CH3 है, O2 के साथ ट्रीट किया, फिर यहाँ MO2O3 आपका
MO2 O बेटा क्या पढ़ रखा, क्या कह रही है फैजिन? MO2O3, फिर यहाँ आपका MO2O3 के साथ ट्रीट करा, क्या बना? फिर आपका नेक्स्ट आपका है बेटा हैं? पैसे ला रखे फर्रे कह रहा सर आप। नहीं, ये तो अलग चीज लिखो आप मुझे। CH3 आपका COO होल ट्वाइस Mn आपका मैग्नीज एसीटेट, फटाफट बोलते चले जाओ क्या क्या बनेगा। पहले वाले में अल्कोहल, फिर आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड MO2O3 जहां भी कहीं होगा मोलिब्डेनम ऑक्साइड जब होगा तो वहां पर एल्डिहाइड लिखना, ठीक है बेटा, वहां पर आपका एल्डिहाइड बनना है ना। यहाँ पर आप ना पहले वाला क्या करे हो आप, ठीक है सर, मिथेनॉल बनेगा, यहाँ क्या बनेगा HCHO प्लस आपका H2O, यहाँ आपका CH3 CHO प्लस आपका H2O, इसमें हमेशा आपका बनेगा एसिटिक एसिड बेटा CH3COH। यानी इनको याद रखना, इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, ये याद रखना। अगर आपके पास यानी ये 3 डिग्री, अगर आपके पास 3 डिग्री कार्बन है और फिर यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप, किसके साथ कर रहे हो, KMnO4 के द्वारा कर रहे हैं, KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो R3COH आपका ये बनता है बेटा एल्कोहल, लेकिन होगा किसका, 3 डिग्री कार्बन के साथ अगर H जुड़ा हुआ, टर्सरी H का ऑक्सीडेशन होगा एल्कोहल में, सेकेंडरी कार्बन हो या प्राइमरी कार्बन हो उसके साथ अगर H जुड़ा हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, केवल और केवल किसका होगा, 3 डिग्री कार्बन का अगर H जुड़ा हुआ, 3 डिग्री यानी CH जो होगा आपका उसका इसमें होगा। एल्केन पूरा हुआ, कल आपको एल्केन का पोर्शन कराएंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन एंड एल्कीन, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन, अगर टाइम हो तो करते हैं, हाँ कल कराते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आप लोगों को। मोटा मुझे